हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लास आप देख ही रहे हैं, 10th कोर्स बी का हमारा है पेपर नंबर 5। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है। ये है कि मैग्नेट ब्रेन सब आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स, आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब सारी सब्जेक्ट्स तो हमने आपके लिए दे दिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमने एक काम और किया है। आपको और भी पढ़ाई में आसानी करने के लिए इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैसी कैटेगरीज? जैसे कि हम पढ़ते हैं जब भी, जैसे हिंदी में ही हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो जब डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो इसी तरीके से एक बुक हमारे पास रेडी है जिसमें सारे चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, यानी कि वो हमारी क्या हो गई, थ्योरी बुक हो गई। फिर उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे, तो एक बुक हमारे पास हो जाती है एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। उसी तरीके से जैसे अब हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो एक बुक हमारे पास है सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और फिर हम अभी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, तो ये भी एक हमारे पास बुक हो जाएगी। इस तरह अलग अलग कैटेगरीज की आपके पास बुक रेडी है। अब इन बुक्स को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? इसको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, उस लिंक को क्लिक करेंगे, उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए। हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये तो हो गई आज की हमारी एक ज़रूरी सूचना। अब आते हैं आज के पेपर पे। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का हम मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 5 आज हम करा रहे हैं। ये पेपर जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सैम्पल पेपर, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़, आपका रिवीजन पूरा कांस्टेंट होता जा रहा है, आपके लिखने की स्पीड बढ़ेगी, आपको चीज़ों को पढ़ के समझने की जो एबिलिटी है वो चीज़ समझ में आएगी, आप एग्ज़ामिनेशन पैटर्न से हैबिचुअल होंगे, आप एग्ज़ामिनेशन माहौल से हैबिचुअल होंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी कि क्या आपको लर्न है क्या नहीं है, जिसे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर इनको सॉल्व करते रहिए बराबर। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना सैम्पल पेपर। जैसे कि आपको पता है कि कुछ निर्देश आते हैं, 3 घंटे का समय है, 80 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा। कुछ निर्देश हैं, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ और बा। खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, पर निर्देशानुसार हमें सिर्फ 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। ये सभी हमारे क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे खंड आ में। खंड बा में वर्णनात्मक यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और सभी के साथ आंतरिक विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए, उनका पालन कीजिए। दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न पूछे गए? 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने हैं, यानी कि सीक्वेंस में आप इनके उत्तर देंगे। और सभी प्रश्न यानी कि टोटल के टोटल 18 प्रश्न करने, उन 18 प्रश्न के अंदर आपके आगे जो है विकल्प दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, खंड आ का है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास में क्या दिया गया है, एक अपठित गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे पास 5 प्रश्न हैं, यानी कि 1 नंबर का एक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। तो टोटल 5 मार्क्स के, तो एक ही बार में पढ़ना है। अपठित गद्यांश को करने का कोई भी एक फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये है कि आप इसकी जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसको पढ़ के समझने की जो ताकत है, जो समझ है, वो आपके अंदर उतनी डेवलप होगी। तो जितना आप अपठित गद्यांश करेंगे, अपठित काव्यांश करेंगे, आप उन चीज़ों को समझते जाएंगे। अच्छी संगति से ही मनुष्य की वाणी अत्यधिक प्रभावित होती है। विधाता की ओर से मनुष्य को प्रदान की गई सबसे अनमोल निधि है उसकी वाणी। वाणी के कारण ही पंडित और मूर्ख, साधु और दुष्ट, सज्जन और दुर्जन की पहचान होती है। वाणी द्वारा हम न केवल अपने मन की अतल गहराइयों के विभिन्न भावों को व्यक्त करते हैं, बल्कि अपने परिवेश को संबोधित करके अपनी इच्छाओं को क्रियान्वित भी करते हैं।
संगति का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क एवं व्यवहार पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि व्यक्ति ही यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह सामाजिकरण की प्रक्रिया में ये सीखे गए व्यवहारों को ही संपादित करता है। तो किस तरीके से हमारी वाणी जो है हमारी संगति पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और ये एक ऐसी निधि है जो भगवान ने हमको प्रदान करी है, जिसमें हमें और एक दुष्ट व्यक्ति में या हमारी बोली हमें एक अच्छा व्यक्ति भी बना सकती है, एक दुष्ट व्यक्ति भी बना सकती है। अपने परिवेश और वातावरण से व्यक्ति की भावनाएं, चिंतन, भाषा आदि इतनी अधिक प्रभावित होती हैं कि उसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है। सामाजिकृत होकर भी वह विवेकशील एवं चिंतनशील बन पाता है। यदि समाजीकरण का व्यक्ति के लिए उतना अधिक महत्व है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए वह परिवेश जिसमें वह लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है भी महत्वपूर्ण होगा, अर्थात वह किन लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को क्रियान्वित करता है, इसका व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो हम जो है हम समाज में रहकर हमारी क्रियाएं कितने लोगों को प्रभावित कर रही हैं, ये भी चीज़ बताई गई है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। नंबर 1 है, विधाता की ओर से मनुष्य को प्रदान की गई सबसे अनमोल निधि किसे माना गया है? परिवेश को, भावनाओं को, संगति को या वाणी को? तो क्या चीज़ है? वो है वाणी को। हमारी जो बोली है वो एक अनमोल निधि है। वाणी के द्वारा मनुष्य कौन सा कार्य करता है? विभिन्न भावों को व्यक्त करता है, अपने परिवेश को संबोधित करता है, अपनी इच्छाओं को क्रियान्वित करता है, या ये सभी? तो सही क्या है? ये सारी ही चीजें अपनी वाणी के द्वारा वो संपन्न करता है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि संगति का प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यक्ति के मस्तिष्क पर, व्यक्ति के व्यवहार पे, का खा दोनों, या व्यक्ति की भावनाओं पर? तो संगति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो व्यक्ति के मस्तिष्क और व्यवहार दोनों पर पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे? का खा दोनों। तो ये ऑप्शन हमारे पास गा में दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, सामाजिकरण मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? सामाजिकरण अर्थात हमारा समाज में रहना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि व्यक्ति इसके माध्यम से विवेकशील एवं चिंतनशील बनता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की इच्छाओं को की समाप्ति होती है, क्योंकि इससे व्यक्ति अमानवीय कार्य करने लगता है। तो सामाजिकरण मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति इसके माध्यम से विवेकशील और चिंतनशील बनता है। कि मतलब अगर मनुष्य समाज में नहीं रहेगा तो उसके अंदर धैर्य नहीं रहेगा, वो चीज़ों पे सोचेगा, विचारेगा नहीं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो सामाजिकरण के दायरे में बंधे। सामाजिकरण से तात्पर्य हमारा क्या है? कि जब वो समाज में रहना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य अपनी इच्छाओं को किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है? समाज द्वारा, भावों द्वारा, वाणी द्वारा या चिंतन द्वारा? तो वो कैसे व्यक्त करता है? वो करता है वाणी द्वारा, यानी कि अपनी बोली के द्वारा। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अर्थात हमारे पास फिर से एक अपठित गद्यांश दिया है, इसको हमें पढ़ना है और इस पे आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 बहुविकल्पीय हैं और 5 ही हमको करने हैं। 1 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 5 मार्क्स का हमारे पास आता है। तो चलिए एक ही बार में इसको फिर से पढ़ेंगे। तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध, मनोमयी, कल्पना प्रवण तथा श्रृंगारात्मक भाव भूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उसका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक है। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवनचर्या तथा संत रहिन को वाणी देता है। धर्म व जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैश्विक है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनावरण और अक्षुण रूप ही प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो तुलसी जी के काव्य के बारे में बताया गया कि उनकी भाषा शैली किस तरीके की है, उनके काव्य किस तरीके के बोले जाते हैं। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतर सौंदर्य का
प्रतिनिधि है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावृत करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उनके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी की अप्रतिम क्षमता देकर उन्होंने निष्कंप दीप शिखा की भांति अपनी काव्य कला को निसंग और सर्ववैयक्तिक दीप्ति से भरा है। तो किस तरीके से उनकी भाषा भी बहुत ही ज़्यादा बृहत्य है, उनकी शैली भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ये जो हमने गद्यांश पढ़ा, इसका शीर्षक क्या हो सकता है। तुलसी का साहित्य, साहित्य में तुलसी का स्थान, तुलसी में राम, तुलसी की काव्य चेतना। तो मेरे हिसाब से जो सही है वो है तुलसी की काव्य चेतना, अर्थात उन्होंने जो काव्य के निर्माण किए हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और साथ ही वो हम मनुष्यों में किस प्रकार की चेतना को जागृत करता है। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि कवि तुलसी में किसके प्रति उत्साह नहीं है। किस चीज के प्रति उत्साह नहीं है। भक्ति भाव को अभिव्यक्त करने के, धर्ममय जीवन के जीने की, विशुद्ध और कल्पमय काव्य प्रणयन के, या संत कवि के प्रणयन के। तो यहाँ पर सही क्या है, वो है हमारा विशुद्ध एवं कल्पनामय काव्य प्रणयन के। गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक है। करुणाशील और संतत्व, मर्यादा, भक्ति और सौंदर्य, धर्म, करुणा और शील, शील, शौर्य और सौंदर्य। तो तुलसी के जो राम हैं वो हैं शील, शौर्य और सौंदर्य, यानी कि उनके अंदर शीलता भी है, वो बहुत ही ज्यादा वीर अर्थात शौर्य भी हैं और सुंदरता के प्रतीक भी हैं। प्रश्न संख्या 4 है, तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की कौन सी सबसे बड़ी अभिलाषा व्यक्त हुई है। किस प्रकार की उन्होंने अभिलाषा व्यक्त करी है। मर्यादित सांग्रतिकता की, राम रावण कथा की, संतों की सी दिनचर्या की, राम के प्रति उन्मुखता की। तो जो है तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की जो है संतों की सी दिनचर्या प्रतीत हुई है। मतलब हम अगर उनका काव्य पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी जो दिनचर्या है वो कैसी है, संतों के समान उनकी दिनचर्या है। तुलसी के काव्य में धर्म का कौन सा रूप प्रकट होता है। किस प्रकार का रूप प्रकट हो रहा है। अनावरण, अक्षुण, विरल या ये सभी। तो हमने देखा है कि वहां पर ये सभी प्रकट हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, ये सभी पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 भी खत्म हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 से हमारे व्याकरण के जो 4 टॉपिक हैं वो यहाँ पर शुरू होते हैं। पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, समास और मुहावरे, इनको हम करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न संख्या 3 से हमारा जो व्याकरण शुरू हो रहा है उस पर हमसे पूछा गया पदबंध आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनको हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं और ये है हमारा 4 मार्क्स का, यानी 1 मार्क्स ईच। तो अब देखिए क्या दिया है, मैं खेलना चाहता हूं वाक्य में रेखांकित पदबंध होगा। तो यहां पर किस चीज पे जोर दिया जा रहा है, किस पे, खेलना चाहता हूं। किस पे जोर दिया गया, खेलना चाहता हूं। तो क्या हुआ, ये हमारा है क्रिया पदबंध। तो यहां पर आपको देखना पड़ता है कि जब भी आपके पास में कोई वाक्य आ रहा है तो किस पर जोर दिया जा रहा है। तो यहां पर खेलने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए सीधे सीधे हमारा क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट आते हैं, सभी रिश्तेदार बोलते हैं कि रवि होशियार है। रेखांकित में कौन सा पदबंध होगा, सभी रिश्तेदार। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, रिश्तेदारों के बारे में बात हो रही है। और रिश्तेदार हमारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक संज्ञा पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शायद राम आज रात को आ जाएगा। रेखांकित में कौन सा पदबंध है, आ जाएगा। आ जाना क्या हुआ, ये एक क्रिया पदबंध है। नंबर 4 है, रोगी दूध पी रहा था। वाक्य में रेखांकित पद में पी रहा था, पीना क्या है, एक क्रिया है। अब उसके साथ सारी सहायक क्रिया है, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, क्रिया पदबंध। नंबर 5 है, वह लड़का अच्छा लिखता है। रेखांकित में पद होगा वह हमारा क्या रहता है, वह हमारा है सर्वनाम पद। कौन सा पद है, सर्वनाम पद। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब नंबर 4 पे। यहाँ पे हमारे पास दिया है रचना के आधार पर वाक्य भेद के 5 प्रश्न, जिनमें से हमको सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, यानी कि 1 मार्क्स ईच हमारा क्वेश्चन के मार्क्स रहेंगे।
शुरू करते हैं। लोकप्रिय लेखक का सम्मान सभी करते हैं का मिश्र वाक्य बनेगा। क्या दिया है? ये एक सरल वाक्य है जिसे हमें मिश्र वाक्य में तब्दील करना है। तो मिश्र वाक्य में जब भी हम तब्दील करते हैं 2 नियम का हम पालन करते हैं। पहली बात, अगर वो सरल वाक्य है तो उसको हमें 2 वाक्यों में बांटना पड़ेगा। दूसरा, उसमें व्याधिकरण अव्यय को लगाकर एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड करना पड़ेगा। ये 2 चीजें हैं फॉर्मूला जब हम मिश्र वाक्य को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। ये हमें मिश्र वाक्य लग रहा है, लेकिन तब भी हम आगे और भी पढ़ते हैं। वह लोकप्रिय लेखक है क्योंकि उसका सम्मान सभी करते हैं। अब आप यहाँ पर देंगे, पहला वाक्य जो है वह लोकप्रिय लेखक है, ये पूर्ण है, इसमें क्योंकि अव्यय लगा हुआ है, तो ये हमारा जो है मिश्र वाक्य नहीं है। लोकप्रिय लेखक होने के कारण उसका सभी सम्मान करते हैं, ये एक सरल वाक्य हो गया, ये हमारा नहीं है। उसका सम्मान सभी करते हैं तभी वह लोकप्रिय लेखक है। अब यहाँ पर बताइए, वाक्य को ही पलट दिया गया है, तो ये अभी वैसे ये मिश्र वाक्य में आ रहा है लेकिन शुद्ध नहीं है। अगर हम कंपेयर करें 2 वाक्यों में तो ये ज्यादा शुद्ध है वनिस्पत इसके, तो इसलिए हम इसको कट कर देंगे और ये हमारा सही होगा। जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो देखिए ऐसे कई होगा, एक ही वाक्य को 2 वाक्य एकदम मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन आपको देखना है कौन सा सबसे शुद्ध वाक्य हो रहा है। नेक्स्ट है, रात हुई आसमान में चांद निकल आया, इसका हमें संयुक्त वाक्य में तब्दील करना है। ये 2 वाक्य में है, बस हमें यहाँ पर क्या लगाना है, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के साथ इसे जोड़ देना है। चलिए देखते हैं। रात होते ही आसमान में चांद निकल आया, ये एक सरल वाक्य है इसलिए गलत हो गया। आसमान में चांद निकलने का कारण रात होना था, ये भी गलत है। रात हुई और आसमान में चांद निकल आया, ये हमें सही लग रहा है, तब भी हम आगे बढ़ते हैं। जब रात हुई तब आसमान में चांद निकल आया, ये एक मिश्र वाक्य में बदल गया, तो सही ऑप्शन है रात हुई और आसमान में चांद निकल आया, ये एकदम सही है। देखिए यहाँ पर पहला वाक्य हमें पूरी तरीके से पूर्ण लग रहा है और दूसरा यहाँ पर जो अव्यय लगा है वो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है, यानी कि जो दोनों ही वाक्यों को समान लेकर चल रहा है और आपस में जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मेरे मित्र का नाम कुशल है और वह बहुत प्रखर है, वाक्य रचना की दृष्टि से है। क्या है? मेरा मित्र का नाम कुशल है और वह बहुत प्रखर है। अब मुझे बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। अब आप सिंपल देखिए, मेरे मित्र का नाम कुशल है, ये एक संपूर्ण वाक्य है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी हमें ये नहीं लग रहा है कि ये कहीं पर डिपेंड है। दूसरा, यहाँ पर एक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगा है जो कि हम संयुक्त वाक्य में लगाते हैं, तो सिंपल ये वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। अब हमें यहाँ क्या ढूंढना है? मिश्र वाक्य को ढूंढना है। वह क्रांतिकारी है इसलिए साहसी है। दूसरा है, यद्यपि वह क्रांतिकारी है तथापि वह साहसी है। ये एकदम परफेक्ट मिश्र वाक्य लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी होने के कारण वह साहसी है, गलत है। साहसी होना क्रांतिकारी होने की निशानी है, ये भी गलत है। देखिए, वह क्रांतिकारी है इसलिए साहसी है, यहाँ पे वह क्रांतिकारी है, पहला वाक्य हमारा पूर्ण है, लेकिन ये संयुक्त वाक्य कैटेगरी में आ गया। लेकिन परफेक्ट अगर हम मिश्र वाक्य देखेंगे तो यहाँ पर जो अव्यय लगाए गए हैं तथापि और यद्यपि, ये व्याधिकरण अव्यय है और वाक्य को पूरी तरीके से मिश्र वाक्य में बदल रहे हैं, तो ये हमारा एकदम सही है। यद्यपि वह क्रांतिकारी है तथापि वह साहसी है। नंबर 5 है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। कौन सा मिश्र वाक्य है? वह बाजार गई और साड़ी खरीदी, एक संयुक्त वाक्य के अंदर आ रहा है। वह साड़ी खरीदेगी इसलिए बाजार गई, नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। उसे साड़ी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई, ये भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन तब भी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह बाजार गई वैसे ही उसने साड़ी खरीद ली। तो यहाँ पर परफेक्ट जो हमारा मिश्र वाक्य आ रहा है वो है ये वाला। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो जैसे वैसे लगा है, तो ये हमारा क्यों नहीं आ रहा? कारण देखिए, यहाँ पर क्या था? जैसे ही वह बाजार गई वैसे ही उसने साड़ी खरीदी। अब क्या मतलब है जैसे ही बाजार गई? अब यहाँ पे ये थोड़ी ना था कि जैसे ही मैं वहां पहुंची वैसे ही वो वहां निकल गया। भाई, मुझे साड़ी खरीदनी थी इसलिए मैं बाजार जाऊंगी ना। वाक्य के पीछे के छिपे हुए मतलब को भी समझने की कोशिश करिए। मुझे साड़ी खरीदनी थी इसलिए मैं बाजार गई। अब इसलिए नहीं बाजार गई थी इसलिए साड़ी खरीदनी थी, नहीं होगा। या जैसे ही बाजार गई वैसे ही साड़ी खरीद ली, ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर वाक्य के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो शुद्ध वाक्य हमारा एकदम सही ये वाला है। उसे साड़ी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई, ये एकदम शुद्ध वाक्य है।
अब आ गए प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 में हमारे पास दिया गया है हमारे प्रश्न समास, जो व्याकरण का हमारा टॉपिक है समास, उस पर आधारित 5 प्रश्न हैं, जिनमें से 4 प्रश्न करने हैं और ये हमारे कितने रहेंगे 4 मार्क्स के, यानी कि 1 मार्क्स ईच। चलिए शुरू करते हैं। पंचामृत शब्द में कौन सा समास है? पंचामृत। अब यहां पर आप पहला पद जो देख रहे हो वो क्या है? संख्यावाची है। पहला पद हमारा संख्यावाची। कौन से समास में पहला पूर्व पद हमारा संख्यावाची होता है? वो होता है द्विगु समास में, यानी कि यहां पर क्या है? 5 अमृतों का समाहार। तो ये सही वाक्य हमारा रहेगा, इसका विग्रह। और ये हमारा क्या हो गया? ये द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास, क्योंकि पहला यानी कि पूर्व पद संख्यावाची है। नेक्स्ट आते हैं। स्नेह में मग्न का समस्त पद होगा। स्नेह में मग्न, यहां पर कई दिया है स्नेह मग्न, स्नेह मग्न, स्नेहागम या स्नेह मगन। तो सही हमारा जो है वो खा है, स्नेह मग्न। तो और इसका हमारा समास का क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहां पर में जो है वो कारक लगा है, तो ये एक तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष समास होगा? में किस कारक की पहचान होती है? अधिकरण तत्पुरुष समास। ये अधिकरण का है, अधिकरण में पर ऊपर, कारक की पहचान ध्यान रखिएगा। ये तत्पुरुष समास है, इतना भी आप दे देंगे तो भी आराम से चल जाएगा, लेकिन अंदर का भेद आपको पता होना चाहिए। तो ये है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं। महाविद्यालय शब्द में सही समास विग्रह का चयन कीजिए। महाविद्यालय, अब आपको यहां पर देखना है, कई सारे दिए हैं ऑप्शन, सब पढ़ेंगे हम। महान है जो विद्यालय, कर्मधारय समास। महान और विद्यालय, द्वंद्व समास। महान विद्यालय में महान, तत्पुरुष समास। बड़ा है जो विद्यालय, कर्मधारय समास। तो यहां पर अगर आप देख रहे महाविद्यालय, तो ये सिंपल आपको समझ में आ रहा है, एक विशेषण है और एक विशेष्य है। ठीक है, महा हमारा क्या है? विशेषण है, और विद्यालय हमारा विशेष्य है। तो इस कंडीशन में जहां पर विशेषण विशेष्य होता है वहां हमारा समास होता है कर्मधारय समास। और इसका विग्रह हमेशा कैसे होता है? महान है जो विद्यालय। तो सही हमारा क्या है? का वाला, ये ऑप्शन एकदम सही है हमारा। नंबर 4 आते हैं। एक दंत समस्त पद का विग्रह होगा। एक दंत हमारा समस्त का विग्रह क्या होगा? सबसे पहला है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं। एक है दंत जिसका अर्थात गणेश बहुव्रीहि समास। दांतों में एक है जो कर्मधारय समास। एक दांत का समाहार द्विगु समास। एक दांत ही है जो कर्मधारय समास। तो एक दंत हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? गणपति के लिए, गणेश के लिए। और इस तरह के जहां पर भी हम विग्रह करते हैं वहां पे दोनों पद हमारे गौड़ हो जाते हैं। तृतीय पद जो है, जो नया तृतीय पद का निर्माण होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। तो इस कंडीशन में ये हमारा है बहुव्रीहि समास। एक दंत है जिसका, एक दांत है जिसका अर्थात गणेश, ये एकदम सही समास विग्रह होगा। नंबर 5 है। पत्र का उत्तर का समस्त पद होगा। जैसे कि आप देख रहे हो पत्रोत्तर। अब इसमें समास कौन सा है? पत्र का उत्तर। तो यहां पर ये है तत्पुरुष समास, क्योंकि का लगा है, का हमारा कारक होता है। अब किस कारक की पहचान होती है का? वो है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की क्या पहचान है? का, की, के, रा, री, रे। तो सही क्या है? संबंध तत्पुरुष समास, इसका भेद होगा। तो सही है पत्रोत्तर। अब आ गए नंबर 6 में। यहां पर हमारे पास में 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं मुहावरे पर आधारित, जिसमें से हमें 4 प्रश्न करने हैं। ये है हमारा 4 मार्क्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर पिताजी उस पर डैश। अब क्या है? परीक्षा में अगर अनुत्तीर्ण हो जाएंगे तो पिताजी क्या करेंगे? अब इस पे कौन सा मुहावरा आएगा? देखिए, बरस पड़े, जान के लाले पड़े, रो पड़े या टूट पड़े। अब पिताजी क्या होंगे? गुस्सा हो जाएंगे, और उसके बाद जो बोलना शुरू करेंगे तो क्या होगा? उसको बोलेंगे बरस पड़े। तो सही क्या है? परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी उस पर बरस पड़े। बरस पड़े मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। निर्बल व्यक्ति शक्तिशाली आदमी की हर कड़वी बात को डैश जाता है। क्या जाता है? तेली के बैल की तरह, जहर के घूंट की तरह पी, चूना लगाने की तरह हो, मधुर रस की तरह पी। तो सही क्या होता है? निर्बल व्यक्ति शक्तिशाली आदमी की हर कड़वी बात को जहर के घूंट की तरह पी जाता
है, यानी कि वो सिर्फ उस बात को बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि वो खुद एक निर्बल होता है। प्रश्न संख्या 3 है, आजकल पाकिस्तान डैश की कोशिश कर रहा है लेकिन भारत बड़े सब्र से काम ले रहा है। अब क्या कोशिश कर रहा है? चिराग तले अंधेरा, चूड़ियां पहनना, नाक में नकेल डालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब यहां पर कौन सा सही मुहावरा लगेगा आप बताइए। तो क्या होगा? आजकल पाकिस्तान गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन भारत बड़े सब्र से काम ले रहा है। तो क्या होगा? गड़े मुर्दे उखाड़ना। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, आलोचक का कार्य किसी भी रचना में डैश रह गया है। अब किस तरीके का कार्य रह गया आलोचक का? मीन मेख निकालना, मुंह में खाना, विष उगलना, शिकंजा कसना। तो सही क्या होगा? आलोचक का कार्य किसी भी रचना में मीन मेख निकालना रह गया है। मीन मेख निकालना मतलब उसके अंदर से कोई बुराई या ये सारी चीजों को निकालना। नंबर 5 है, दुष्ट व्यक्ति को चाहे जितना समझाओ उसके डैश। अब क्या होगा? उसके डैश। दुष्ट व्यक्ति को क्या समझाओ कि उसके साथ क्या होगा? छाछ ना छूने देना, मक्खी नाक पर ना बैठने देना, कान पर जू ना रेगना, बाल बांका ना होना। अब क्या होगा? दुष्ट व्यक्ति को चाहे जितना समझा लो उसके कान में जू तक नहीं रेंगती, अर्थात उसके कोई भी बात का असर नहीं पड़ता। तो क्या होगा? कान में जू ना रेंगना। नंबर 6 है, भारतीय स्टेट क्रिकेट टीम में शामिल होना कोई डैश नहीं है। क्या डैश नहीं है? मिट्टी का माधव, हाथ का मैल, सांप सूंघना, बच्चों का खेल। तो अब यहां पर क्या होगा? भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में शामिल होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल नहीं मतलब कोई आसान कार्य ना होना, ये सही होगा। तो यहाँ पर हमारे मुहावरे भी खत्म हो गए। तो व्याकरण आधारित चारों टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 7 पे। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। अब हमारी जो पुस्तक है यानी कि स्पर्श और जो बुक है वो 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो यहाँ पर हमारे काव्य खंड से कुछ अंश रखे गए किसी भी चैप्टर से और उस पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। ये है हमारे 5 मार्क्स के, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे गए? 5 क्वेश्चन पूछे गए। चलिए शुरू देखते हैं। पहले पद्यांश पढ़ते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, चाकर राखियूं बाग लगायूं, नित उठ दर्शन पायूं, वृंदावनरी कुंज गलीर में गोविंद लीला गासियूं, चाकरी में दर्शन पायूं, सुमरण पारस्यों खर्चूं, भाव भगवती जागरी पासु, तीन बाता सरसी। तो यहाँ पर मीराबाई के जो पद हैं उससे अंश लिया गया है कि किस तरह मीराबाई कह रही है कि मुझे दास के रूप में रख लो, मैं बाग लगाऊंगी, सुबह उठकर नित्य तुम्हारे दर्शन गाऊंगी, गोकुल की गलियों में आपकी आराधना करूंगी और इसका सुख पाऊंगी। ये सारा चीजें बताई गई। अब इस पे आधारित हमारे सामने 5 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, मीरा श्री कृष्ण की सेवा क्यों करना चाहती हैं? धन लाभ के लिए, दर्शन करने के लिए, यशस्वी बनने के लिए या अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए? तो मीरा श्री कृष्ण की सेवा क्यों करना चाहती हैं? उनके दर्शन पाने के लिए। सिर्फ क्या है? उनके दर्शन पाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवियत्री श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं? वो किस तरीके की प्रार्थना कर रही हैं? मेरे कष्ट हर लो, मुझे अपनी दासी बना लो, मेरे जीवन को सुखों से भर दो, मेरा संसार में नाम कर दो। तो किस तरह की उन्होंने प्रार्थना करी है? मुझे अपनी दासी बना लो। वो दास बनना चाहती हैं। तो सही क्या है? मुझे अपनी दासी बना लो। अब है प्रश्न संख्या 3, श्री कृष्ण के नाम स्मरण से कवियत्री को कौन सा लाभ प्राप्त होगा? अगर वो उनका नाम याद करेंगे तो उन्हें क्या किस चीज का लाभ मिलेगा? यश प्राप्त करने का लाभ मिलेगा, श्री कृष्ण के दर्शन करने का लाभ मिलेगा, काका दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है कि जब श्री कृष्ण का वो नाम स्मरण करेंगी तो कवियत्री को दोनों ही लाभ, यानी कि यश भी प्राप्त होगा और श्री कृष्ण के दर्शन भी प्राप्त करेंगी। तो काका दोनों लगाएंगे हम। फिर नंबर 4 है, पद्यांश के अनुसार कवियत्री श्री कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहती है? किस तरह? चाकर बनकर, भक्तिन बनकर, सखी बनकर या इनमें से कहीं? तो वो कैसे करना चाहती हैं? वो है चाकर बनकर, यानी कि उनके नौकर या दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं।
प्रश्न संख्या 5 है, भाव भारती में कौन सा अलंकार है? भाव भारती जो ना दिया गया है उसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार? तो आप देख रहे हैं दोनों ही वर्ड हमारे भा से शुरू हो रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। चलिए यहाँ पर हमारा ये प्रश्न संख्या 7 भी खत्म हो गया। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास हमारे काव्य खंड से ही 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों ही हमको करने हैं। तो क्या है? उदार व्यक्ति के प्रति पृथ्वी का क्या भाव रहता है? किस तरीके की पृथ्वी रहती है? तो कृतघ्नता और निंदा का, सहनशीलता और क्षमा का, कृतज्ञता और आभार का, घृणा और निंदा का। तो ये हमारी जो प्रश्न लिया गया है ये मनुष्यता से लिया गया है। तो यहाँ पर उदार व्यक्ति का किस तरीके से रहता है? वो है आपका कृतज्ञता और आभार का। कृतार्थ भाव जानती उदार शांति, तो ये हमारा भाव था ना, तो यही चीज है। क्या है? कृतज्ञता और आभार का भाव व्यक्ति पृथ्वी प्रकट करती है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों कथन से कवि का क्या संकेत है? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस जो है कर चले हम फिदा इसे कविता से लिया गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है? राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों से कवि किस ओर संकेत करना चाहते हैं? तुम्हें राम भी बनाना और लक्ष्मण भी, तुम्हें नारी के सम्मान की रक्षा भी करनी है और मर्यादा की भी, तुम्हें युद्ध भी करना है और रक्षा भी, तुम्हें भारतीयता को भी बचाना है और सीमाओं को भी। तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? तुम्हें भारतीयता को भी बचाना है और सीमाओं को, मतलब तुम ही राम हो यानी कि तुम्हें इज्जत, और तुम ही लक्ष्मण यानी कि वहां पे सीमाओं का रंजन भी लक्ष्मण जी ने किया था, तो उनकी सीमाओं की रक्षा भी तुम्ही को करनी है। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 में। अब प्रश्न संख्या 9 में हमारे गद्य खंड से जो है चैप्टर से एक अंश रखा जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो तातारा वामीरों की कथा से लिया गया है ये। इस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर हमको यहाँ पर देने हैं। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनना है। तो गद्यांश पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तातारा मानो सम्मोहित था, उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय किया, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तातारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गुड़गुड़ाने लगा। तो किस तरीके से तातारा वामीरों की जब पहली मुलाकात होती है और वो पानी से भीग जाती है, उसका गाना रुक जाता है, तो जो तातारा जो है वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था वामीरों का गाना सुनकर। वो बस उससे यही बोले जा रहा था, गाना गाओ, रोका क्यों, गाना गाओ। उधर से उसे वामीरों जो प्रश्न पूछ रही थी उसके कानों में वो कुछ नहीं पड़ रहा था। अब इस पर आधारित प्रश्न है, वामीरों के कथा अनुसार गांव का क्या नियम था? क्या नियम था? उसने ये बोला था ना, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं पता? तो क्या नियम था गांव का? किसी अन्य गांव के युवक से बात ना करना, किसी का अनादर ना करना, अन्य गांव के युवक से स्वयं को बचाना, किसी के समक्ष गीत ना गाना। तो सही क्या था? वो नियम था किसी अन्य गांव के युवक से बात ना करना, क्योंकि एक दूसरे गांव में जो है वो शादी करने का नियम नहीं था। तो इस वजह से गांव में दूसरे गांव के युवक से आप बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे प्यार पनपने का डर था। इसलिए ये नियम बनाया गया था कि एक गांव की कन्या या युवक जो है वो दूसरे गांव की कन्या या युवती से बात नहीं करेगा। तातारा के सम्मोहन का क्या कारण था? वो इतना सम्मोहित हो गया था, कारण क्या था? शांत वातावरण, अपनी धुन में खोना, वामीरों का मधुर गीत या गांव की याद? तो वो किसमें खोया था? वो था वामीरों के गीत में वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था। वामीरों ने तातारा पर क्रोध क्यों किया? किस लिए वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गई थी तातारा पे? तातारा द्वारा उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के कारण, तातारा का दूसरे गांव होने का कारण, तातारा का शक्ति प्रदर्शन के कारण, गांव वालों के भय के कारण। तो कारण क्या था? वो था तातारा द्वारा उसके प्रश्नों का उत्तर ना देना। उसने सीधे परिचय पूछा था ना कि तुम कौन हो,
तो वो चीज़, वो क्वेश्चन सुन ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ गाने का आग्रह किए जा रहा था। तो वो बार बार जब वही एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी, उसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था, तो वामीरो को गुस्सा आ गई थी। गद्यांश के अनुसार ततारा कौन सा राग आलाप रहा था, किस तरह का राग आलाप रहा था? अपनी तलवार की दैवी शक्ति का, वामीरो के गाना गाने का, अन्य गांव वासियों से मिलने का, वामीरो से प्रेम करने का। तो क्या राग आलाप रहा था? वो बार बार उसे कह रहा था गाना गाओ गाना गाओ, अर्थात वामीरो के गाना गाने का राग आलाप रहा था। प्रश्न संख्या 5 है, तातारा को अपनी गलती का एहसास होने पर उसने क्या किया? अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूं, बस गाने गाने को बोला जा रहा हूं, तो फिर क्या हुआ था? वामीरो से क्षमा मांगी, वामीरो का रास्ता रोककर गिड़गिड़ाने लगा, वामीरो को अपने विषय में बताने लगा, वामीरो की मां से मिलने का निवेदन करने लगा। तो क्या करने लगा था? वो था वामीरो का रास्ता रोककर वो गिड़गिड़ाने लगा था। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 10 पे। अब गद्य खंड के ही यहाँ पर 2 प्रश्न रखे गए हैं, दोनों ही प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता बताई गई है? तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। शैलेंद्र की गीतों की विशेषता क्या थी इस पाठ में? करुणा के साथ जूझने का संकेत, केवल दुखद स्थितियों का चित्रण, संगीतात्मकता का अभाव, क्लिष्ट भाषा शैली। तो यहाँ पर उनके गीतों की जो विशेषता बताई गई है वो है करुणा के साथ जूझने का संकेत, यानी कि बहुत ही इमोशनल सॉन्ग्स हुआ करते थे उनके। नेक्स्ट है, पर्णकुटी के बाहर मिट्टी का बर्तन रखने का क्या उद्देश्य था? ये क्या है, हमारे जो है झेन के देन पाठ से लिया गया है। तो पर्णकुटी के बाहर मिट्टी का बर्तन क्यों रखा गया था? चाय के बर्तन धोए जाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति पानी से हाथ मुंह धोकर कुटिया के अंदर प्रवेश करे, किसी को भी पानी की कमी ना हो, पानी का महत्व बताने के लिए। तो किस लिए रखा गया था? बेढप सा एक बर्तन था जिसमें पानी भरा था, वो था प्रत्येक व्यक्ति का पानी से हाथ मुंह धोकर कुटिया के अंदर प्रवेश करने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको जो है अपने माइंड को शांत करने की थेरेपी करी जाती थी। तो उसके पहले अपने आप को फ्रेश करना होता था, तो आपको मुंह हाथ धो के अंदर आना होता था, जिससे आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे वहां पे उस सेरेमनी के लिए। अब हम आ गए अपने खंड बा पे। तो हमारे 10 प्रश्न जो हैं वो खंड आ में थे, हमने कंप्लीट कर लिए, सभी बहुविकल्पीय थे। अब खंड बा से हमारे वर्णात्मक यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होते हैं। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 11। तो ध्यान से देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमें देने हैं। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं कितने में? 60 शब्दों में। और यहाँ पर एक प्रश्न जो होगा वो है हमारा 3 मार्क्स का। तो 2 प्रश्न करने हैं, 3 मार्क्स का 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 6 मार्क्स का हमारा प्रश्न संख्या 11 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो 3 प्रश्न हैं इसमें क्या पूछा गया है। गांधी जी ने कैसे सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया? गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर बताइए। तो गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा था, इसी को उन्होंने हथियार बनाकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी कि मैं हमेशा सत्य का साथ दूंगा और कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। और अंग्रेज़ों को इससे बहुत परेशानी हुई थी, ये बात तो हम सभी को पता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए। गिन्नी का सोना पाठ के अनुसार गांधी जी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता में के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यावहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। मतलब कहने का है, उनके जो आदर्श थे उसको हमेशा वो अपने व्यवहार में लाते थे। ये नहीं था कि हमारे आदर्श हैं तो ठीक है हम आदर्श माने, लेकिन उसे कभी भी हम अपने व्यवहार में नहीं लाए। मतलब अपनी व्यावहारिकता को अपने आदर्शों तक लेकर वो जाते थे। वे सोने को तांबा मिलाकर उसकी कीमत नहीं घटाते थे, वरन तांबे में सोना मिलाकर तांबे की कीमत को बढ़ाते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे जीवन मूल्यों को अपना हथियार बनाया। सत्य और अहिंसा रूपी हथियारों को लेकर ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता जैसे कठिन लक्ष्य की प्राप्ति को संभव कर दिखाया। तो यहाँ पर क्या था, उन्होंने सत्य अहिंसा को अपना आदर्श तो बनाया, लेकिन उसको अपनी व्यवहारिकता में मिलाया, जिसके कारण वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भारत को आजाद कराने में बहुत बड़ा सहयोग भी दिया। प्रश्न संख्या 2 है, कारतूस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जाबाज वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना था। अब देखिए क्या था, वो 6 महीने के लिए अपनी गद्दी पर बैठा और 6 महीने में उसने अपने राज्य से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, लगभग खदेड़ दिया।
और जब उसे गद्दी से हटाया गया तो भी वो प्रयासरत रहा किसी तरीके से भारत से अंग्रेजों को निकाल देने के लिए, अपनी गद्दी को वापस पाने के लिए अंग्रेजों की सत्ता में। तो ये सभी जो वाकये हैं ये हमें बताते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का एक दृढ़ संकल्प ले रखा था। कारतूस पाठ का उद्देश्य जाबाज वजीर अली की वीरता एवं साहस को सबके सामने लाना है। वजीर अली की वीरता का उद्देश्य क्या है? वह है अंग्रेजों से भारत की भूमि को मुक्त कराना। वस्तुतः जाबाज वजीर अली समय के साथ साथ इस तथ्य से परिचित हो गया कि ब्रिटिश शासन किसी भी दृष्टि में भारत एवं भारतवासियों के लिए श्रेयकर नहीं है। जितने टाइम भी उसने शासन किया ये चीज वो परिचित हो गया था, लाभप्रद नहीं है। यह धारणा स्पष्ट होते ही उसने अंग्रेजों को भारत की भूमि से बाहर खदेड़ने की ठान ली। उसके जीवन का लक्ष्य ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का बन गया। उसने अपनी 5 महीने की हुकूमत में ही अवध के दरबार को ब्रिटिश प्रभाव से लगभग मुक्त कर लिया था। वह अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान के ब्रिटिश शासकों पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है। वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहता है। तो जो ये कारतूस लेने आता है तो भी वो क्या कर रहा था, तो भी वो अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ रहा था। तो मतलब बराबर वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेता है कि किस तरह इन्हें यहाँ से खदेड़ के बाहर कर दे। उसने कंपनी के वकील का भी कत्ल कर दिया। उसकी योजना यही थी कि वह अपनी शक्ति बढ़ाकर अंग्रेजों को भारत से निकालकर बाहर करे। इसके लिए वह अलग अलग राजाओं से मिलकर प्रयास कर रहा था। उसने अपनी वीरता या जाबाजी से अंग्रेजों के मन में एक खौफ पैदा कर दिया था, मतलब एक डर पैदा कर दिया था वजीर अली के खिलाफ लोगों अंग्रेजी सरकार ने। प्रश्न संख्या 3 है, आप कैसे कह सकते हैं कि सुलेमान सहृदय बादशाह थे? अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, तो ये हम कैसे कह सकते हैं? उसमें जैसे दिया हुआ कि बादशाह सुलेमान आते तो किस तरीके से चींटियां भागती हैं, तो भी वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूं। तो सहृदय राजा हुए ना कि भाई चींटियों को लेकर भी इतने ज्यादा वो चिंतित थे। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है। वे केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, वरन पशु पक्षियों के प्रति भी दयालु थे। वो सभी पशु पक्षियों की आवाज़ों को जानते थे। यह तथ्य इस घटना से स्पष्ट होता है कि एक बार बादशाह सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चूटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी और डर कर एक दूसरे से बोली, जल्दी से अपने अपने बिल में चली जाओ, फौज आ रही है। बादशाह चींटियों की भाषा जानते थे, अतः थोड़ी दूर पर रुककर बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। इस घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुलेमान सहृदय बादशाह थे, क्योंकि वो क्या थे, वो सभी की भाषाओं को जानते थे, मनुष्यों की नहीं, सभी पशु पक्षियों की भाषा को जानते थे। तो उनके द्वारा किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, बस ये कोशिश वो किया करते थे। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 12 पे। 12 पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारे काव्य खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। काव्य खंड से 3 प्रश्न प्रस्तुत हैं, हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये है हमारा 3 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा। क्या है देखिए, वर्षा ऋतु में इंद्र की जादूगरी के 2 उदाहरण प्रस्तुत करिए। पर्वत प्रदेश में पावस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में किस तरीके से इंद्र, क्योंकि इंद्र जो है वो वर्षा ऋतु के देवता माने जाते हैं, है ना, वर्षा के। तो अब उनकी जादूगरी क्या थी ये हमको बतानी है। कवि के अनुसार वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान में वर्षा ऋतु में घूम घूम कर अपनी जादूगरी दिखा रहे थे। ये पाठ में था ना कि वो किस तरीके से घूम रहे थे बादलों के वाहन पे। वर्षा ऋतु में इंद्र की जादूगरी के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। आकाश में चारों ओर चमकीले तथा पारे के समान सफेद बादल छाए गए। विशाल बादलों के कारण पर्वतों का दिखाई देना बंद हो गया। झलने भी ओझल हो गए। उनकी केवल आवाज ही सुनाई दे रही थी। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा पर्वत ही आकाश में उड़ रहा हो। मतलब नीचे से पर्वत गायब हो गया, ऊपर से थोड़ा दिख रहा है, तो जैसे लग रहा है पर्वत क्या है, वो उड़ रहा है। इसलिए ये जादूगरी थी कि भाई कैसे पर्वत उड़ सकता है। दूसरा है, बादल घिरने के बाद बहुत तेज वर्षा हुई। घंघोर वर्षा के कारण शाल के वृक्ष भयभीत दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा है मानो भय के कारण वे जमीन में धंस गए हों।
तालाब के जल से इस प्रकार धुआं उठता हुआ प्रतीत हो रहा था जैसे तालाब में आग लग गई हो। तो अब बताइए, तालाब के ऊपर फॉग हो रहा था, जैसे हम लोग होते ना, जैसे ठंडक में होता तालाब के ऊपर, जैसे देखिए एक धुआं धुआं सा होता, जैसे लग रहा है तालाब जल रहा है, खौल रहा है, उसके ऊपर धुआं उठ रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा था? वर्षा ऋतु के कारण हो रहा था। और शाल के वृक्ष भी वर्षा ऋतु में जैसे लग रहा था जमीन के अंदर धंस गए हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कवि शरारती बच्चों और पक्षियों का वर्णन करके क्या बताना चाहता है? तो यहाँ पर क्या था, ये जो प्रश्न लिया गया है ये है तोप कविता से। किस तरीके से शरारती बच्चे और जो चिड़िया हैं वो तोप के ऊपर शरारत करते हैं। चिड़िया तोप के अंदर घुस जाती है, बच्चे जो है वो घोड़ा बनाकर उसके ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि ये दोनों के माध्यम से कवि हमसे बताना क्या चाहते हैं। कवि शरारती बच्चों और पक्षियों का वर्णन करके निम्नलिखित बातें बताना चाहते हैं। क्या है? बच्चे कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर लगाई गई तोप पर घुड़सवारी करते हैं। उस तोप से अपना मनोरंजन करके जैसे ये दर्शाना चाहते हैं कि कभी शक्तिशाली रही तोप भी अब उनके लिए खेलने या मनोरंजन की वस्तु बन गई है। तो मतलब ये कभी अपने ज़माने में शक्तिशाली होगी, लेकिन अब बच्चों के लिए सिर्फ खेलने मात्र के लिए रह गई है। जब चिड़िया तोप पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं तो इसका अर्थ यह है कि अब उन्हें इस विनाशकारी तोप से कोई भय नहीं। मतलब एक समय में विनाशकारी रही ये तोप अब किसी के भी भय का कारण नहीं, इवन चिड़िया तक उससे नहीं डरती हैं। बच्चे और चिड़िया तोप पर बैठकर इस बात को बताना चाहते हैं कि सामूहिक आंदोलन द्वारा बड़े से बड़े क्रूर निर्मम शासक को भी पराजित किया जा सकता है, कि अगर हम मिलकर विद्रोह करें तो हम किसी को भी पराजित कर सकते हैं। जन सामान्य ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया है कि उसे हथियारों के बल पर लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। 5वां है, समय सदा एक समान नहीं रहता। यह आवश्यक नहीं कि आज शक्तिशाली है वह भविष्य में भी शक्तिशाली बना रहे। तो मतलब आज जो शक्तिशाली है वो भविष्य में शक्तिशाली रहेगा, ये जरूरी नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, कर चले हम फिदा गीत में सैनिकों की देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? क्या अपेक्षाएं कि भाई हमने तो अपने जान न्योछावर करके इस देश की रक्षा कर ली, अब हम क्या चाहते हैं कि आप भी इस देश का मान सम्मान मर्यादा को बनाए रखें, इसके देश की रक्षा करते रहें। तो कैसे कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों ने देशवासियों से अपेक्षाएं की हैं कि प्रत्येक देशवासी देश की सुरक्षा को अपना परम कर्तव्य समझे, वह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की सेवा और विकास में यथासंभव योगदान करे। यदि कोई शत्रु देश के मान सम्मान को क्षति पहुंचाने का प्रयास करे तो वे शत्रु का विनाश कर दें। वस्तुतः सैनिक प्रत्येक देशवासी से यह अपेक्षा करता है कि सभी देशवासियों में देश के प्रति त्याग और बलिदान की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले हमारा देश आना चाहिए, उसके लिए अगर हम अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो हमें करना चाहिए। तो उसके अपने देश का मान सम्मान और सुरक्षा को हमें बनाए रखना चाहिए। यही एक सैनिक जो है देशवासियों से अपेक्षाएं रखता। अब आ गए प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 पे हमारी जो हिंदी की पूरक पुस्तिका है संचयन, उससे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर हमसे कितने निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हमें 60 शब्दों में देने हैं। 3 नंबर का हमारा एक प्रश्न है, तो 2 ये कितना हो गया, 6 नंबर का प्रश्न हो गया। 3 नंबर का एक रहेगा तो 6 नंबर पे हमारा 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा। तो प्रश्न क्या है, आप कैसे कह सकते हैं कि हरिहर काका संयुक्त परिवार के मूल्यों के प्रति एक समर्पित व प्रेरक मानव थे? पाठित पाठ के आधार पर समझाइए। तो अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपको समझना है कि हरिहर काका संयुक्त परिवार के मूल्यों के प्रति समर्पित थे, यानी कि संयुक्त परिवार जो है उसके जो मूल्य होते हैं, जो नियम होते हैं वो उसके, क्योंकि वो अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते थे। तो भाई वहाँ पे बहुत उनके 2 जो भाई थे वो साथ में मिलकर रहते थे, सभी चीज़ थे, ये भी रहते थे। तो यहाँ पर उनको जो एक क्या कहते हैं जॉइंट फैमिली होती है वो उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती थी हरिहर काका को। कैसे लिखेंगे, पाठ के आरंभ से ही स्पष्ट किया गया है कि हरिहर काका के 4 भाई और उन्हें छोड़कर अन्य तीनों भाइयों का भरा पूरा परिवार था। तो 4 भाई थे, तो एक वो खुद थे और 3 भाई थे, तो तीनों भाइयों के भरे पूरे परिवार थे। भाई इन्होंने 2 शादी करी मगर इनके बच्चे नहीं हुए थे हरिहर काका के।
हरिहर काका के पास भी 15 बीघा जमीन थी। यदि वे चाहते तो पत्नी की मृत्यु के बाद अलग घर में रह सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अपने भाइयों के साथ ही रहने लगे, उनके परिवार को अपना समझने लगे। तो चाहते तो अलग रहते, मगर उनको क्योंकि ज्वाइंट फैमिली अच्छी लगती थी, इसलिए वो उनके परिवार के साथ रहने लगे। संयुक्त परिवार के महत्व को हरिहर काका जानते थे, इसीलिए वे अपने भाइयों के संयुक्त परिवार में सबके साथ मिलकर रहना चाहते थे, ताकि परिवार का प्यार और अपनापन पा सकें। भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका में अपनापन का भाव इतना अधिक था कि जब परिवार के सदस्यों ने उनसे अनुचित व्यवहार किया तो वे इससे दुखी हो गए और घर छोड़कर चले गए। भाइयों द्वारा मना लेने पर भी वह वापस घर आ गए। तो मतलब जो उनसे व्यवहार हुआ तो घर छोड़कर गए, लेकिन जब भाइयों ने मनाया तो वापस आ गए। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, अर्थात वो एक जो ज्वाइंट फैमिली है उसको बहुत ही अच्छा समझते थे, इसीलिए वो वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ये सब घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि हरिहर काका संयुक्त परिवार के मूल्यों के प्रति एक समर्पित व प्रेरक मानव थे, जो समाज के लिए प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। कि भाई जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो जो छोटे होते हैं उनसे भी गलतियां होती हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उनकी भी डांट फटकार हमें सहनी पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कई चीज़ों को, फीलिंग्स को समझना पड़ता है और कई चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है। तो जो हरिहर काका के कैरेक्टर द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पर साबित होती हैं। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक को किसके सहारे अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ी? आप गरीब बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए विद्यालयों को क्या सुझाव देंगे? तो यहाँ पर क्या था हमारा चैप्टर सपनों के से दिन, कि किस तरीके से उनके मास्टर जी एक बच्चे की किताबें लेकर आते थे तो हमारे लेखक की पढ़ाई हो पाती थी। तो वो चीज़ें हमने देखी, और हम क्या कर सकते हैं जारी रखने के लिए, ये आप सबके सुझाव रहेंगे। लेखक गुरदयाल सिंह के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वे शिक्षा पर अधिक खर्च नहीं कर सकते थे। लेखक को हर वर्ष हेडमास्टर साहब शर्मा जी किसी समृद्ध परिवार के बच्चे की किताबें लाकर दे दिया करते थे। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या शाही दवात पर मुश्किल से 1 रुपया वर्ष भर में खर्च आता था। तब 1 रुपए का भी बहुत महत्व होता था। आज 1 रुपए का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उस समय 1 रुपए बहुत ज्यादा होता था। लेखक को हेडमास्टर शर्मा जी का सहारा ना मिलता तो वे भी अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। मतलब उनका सहारा मिला तभी वो अपनी पढ़ाई को वो आगे कर पाए। गरीब बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में विद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए पुस्तकों, कॉपियों व पुरानी या सस्ती वेशभूषा आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब कॉपी किताबें हैं और जो ड्रेसेस हैं जो छोटी हो जाती हैं बच्चों की, वो भी वो वहाँ डोनेट कर सकते हैं। वैसे वर्तमान समय में सरकारी स्कूल के बालकों के लिए ये सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। मतलब अगर छोटे बच्चे हैं 6 से 14 साल के तो उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। विद्यालयों की ओर से बच्चों के माता पिता को जागरूक बनाने का भी प्रयास किए जाने चाहिए, कि मतलब माँ बाप भी थोड़ा जागरूक हों कि नहीं भाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे वे शिक्षा को बोझ न समझकर उसके महत्व को पहचानें। गरीब बालकों के लिए विद्यालयों की ओर से छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिससे बालकों की शिक्षा में कोई बाधा न आए। यदि विद्यालय की ओर से इस प्रकार के सार्थक प्रयास किए जाएं तो गरीब बच्चे अवश्य पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर विद्यालयों द्वारा, क्योंकि भाई बच्चे एडमिशन कहाँ लेंगे? स्कूल्स में लेंगे। अगर स्कूल इस तरीके का प्रयास करें तो जो बच्चे नीडेड हैं, जिनको वाकई में ऐसे कॉपी, बुक्स और ड्रेसेस की ज़रूरत है, उनको हम ये दे सकते हैं और वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। क्योंकि भाई स्कूल में पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं पढ़ाई के लिए, तो वो सब अगर फ्री मिल जाएगा, आपको एजुकेशन सरकार की तरफ से फ्री मिल रही है, तो भाई सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, इरफान और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए किस प्रकार प्रेरक है? जीवन मूल्यों की दृष्टि से लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो ये चैप्टर है टोपी शुक्ला से लिया गया है। भाई इरफान एक मुसलमान परिवार से था, टोपी शुक्ला एक ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। तो ये हमारे जीवन मूल्य क्या कि यहाँ पर मित्रता जो है वो हम धर्म देख कर नहीं करते। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई थी कि किस तरीके से इरफान की दादी से टोपी बहुत अटैच था, ये भी बताया गया था। तो वो क्या था, यहाँ पे उम्र का बंधन नहीं था, जाति धर्म का बंधन नहीं था, और दोनों ही मित्रता बहुत ही अच्छे से निभा रहे थे। टोपी और इरफान बहुत गहरे मित्र थे। टोपी एक हिंदू परिवार से था जबकि इरफान एक मुस्लिम परिवार से था। इसके बावजूद उनकी दोस्ती धर्म और जाति की दीवारों से परे थी।
वे एक अटूट बंधन की डोर में बंधे थे। दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते थे। टोपी इफ्फन के घर भी जाता था तथा उसकी दादी से उसे बहुत लगाव था। एक बार घर में माँ को अम्मी बोलने पर व भाई की शिकायत लगाने पर भी टोपी कबाब खाने लगा है। टोपी की जमकर पिटाई होती है, परंतु फिर भी टोपी यह स्वीकार नहीं करता कि वह इफ्फन के घर जाना व उससे मिलना नहीं छोड़ेगा। मतलब टोपी को उसके घर से बहुत मार पिटाई और डांट पड़ती है कि भाई उस परिवार से संबंध नहीं रखो, वहां तुम्हें नहीं जाना है, लेकिन तब भी वो जाता था और उनसे मिलता था। यहाँ लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चों में आपसी प्रेम का आधार मजहब नहीं था। इफ्फन और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए प्रेरक है। वर्तमान समय में टोपी और इफ्फन जैसी मित्रता सांप्रदायिक भावना, तनाव, झगड़ों को समाप्त करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। समाज व देश में निर्मित मजहब की दीवारों को तोड़ सकती है तथा आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा भी दे सकती है। अगर इसको प्रेरणा मानकर हमारे लोग देखें तो सही मायने में ये बहुत ही ज्यादा आज के समय में लोगों को भाईचारे का संदेश देगी। जब हम आज के समय में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पर ये दोस्ती हमें प्रेरणा दे सकती है भाईचारे की। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 14। क्या दिया है यहाँ पे? यहां से हमारा जो है व्यवहारिक लेखन शुरू होता है। तो रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन में देखिए सबसे पहले हमारे पास आया अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 में से हमें सिर्फ एक करना है और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आप ये ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट 80 to 100 वर्ड्स है, इसमें लिखना है। तो पहला टॉपिक हमारा है भारतीय किसान के कष्ट, यानी कि जो किसान होते हैं उनका क्या कष्ट है, और इसे हमें 3 संकेत बिंदुओं में समझाना है। पहला है अन्नदाता की कठिनाइयां, तो अन्नदाता कौन है? किसान है, उसकी क्या कठिनाइयां हैं। दूसरा कठोर दिनचर्या, मतलब बहुत ही ज्यादा कठोर दिनचर्या होती है, मतलब उनका डेली रूटीन जो किसानों का होता है बहुत ही ज्यादा टफ होता है। तीसरा है सुधार के उपाय, हम इन सब में क्या सुधार कर सकते हैं, उनके कष्टों को कैसे निवारित कर सकते हैं, उन्हें कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये 3 संकेत बिंदु हैं जिसके आधार पर हमें यहाँ पर ये लिखना है, यानी कि अनुच्छेद लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर मिडिल टॉप हेडिंग डाल देंगे। जो भी आप अनुच्छेद को लिख रहे हैं, क्योंकि 3 में से एक करना है, तो जो भी आप लोगे सबसे मिडिल टॉप हेडिंग उस चीज को डाल दोगे। तो यहाँ हमने डाल दिया भारतीय किसान के कष्ट। अब शुरू करेंगे इसको, जो 3 जो संकेत बिंदु दिए हैं उसी के आधार पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस देश के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है और मानसून की अनिश्चितता के कारण प्रायः अन्नदाता को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण भी उन्हें आशानुरूप फसल की प्राप्ति नहीं हो पाती। आवश्यक व उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण कृषकों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है तथा उनके सामने 2 वक्त की रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। किसान एक कठोर दिनचर्या का पालन करता है। वह प्रातः उठता है और अपने हल व बैल लेकर खेतों की ओर चला जाता है। वह घंटों खेत जोतता है, उसके पश्चात भोजन करता है। खाने के बाद पुनः वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे उचित आहार तथा तन ढकने के लिए समुचित वस्त्र नसीब नहीं होते। इतना कठिन परिश्रम, इतनी कठिन दिनचर्या के बावजूद भी हम बोले, क्योंकि वो खेती जो उगाता है उसी से उसको जो है साल भर अपना चलाना पड़ता है। उस कंडीशन में वो इतना उपजा ही नहीं पाता कि वो अपने पूरे साल भर का अनाज उपजा सके, क्योंकि उसे भाई बेचना भी है, बेच के बाकी ज़रूरतों के लिए पैसा लेना है। तो बहुत ही कठिन उसका जीवन होता है। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, उसे दिन रात खेतों में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कुछ उपाय भी किए हैं। बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, बहुत सारे उपाय करने की कोशिश करी है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किसानों की स्थिति सुधारने हेतु किया गया है। राष्ट्रीय कृषक आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 की घोषणा की, जिसमें कृषकों के कल्याण एवं कृषि के विकास के लिए कई बातों पर जोर दिया है। साथ ही रोजगार गारंटी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि की महत्वपूर्ण कदम साबित हुए हैं।
अतः कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से सरकारी प्रयासों एवं योजनाओं के कारण आने वाले वर्षों में कृषक समृद्ध होकर भारतीय अर्थव्यवस्था को सही अर्थों में प्रगति की राह पर अग्रसर कर सकेंगे। तो सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे हेल्प, बहुत सारे प्रशिक्षण भी चला रहा है, जिससे वो अपनी खेती को बहुत अच्छा और से उपजा सके, ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके, बेचने, खेती को बेच, जो हमारी उपज होती है उसको बेचने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे नियम लगाए हैं, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को हो, ये कोशिश करी जा रही है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है स्वच्छता आंदोलन। ठीक है, अब इसे 3 संकेत बिंदु में है। क्यों जरूरी है स्वच्छता, क्या है ये बदलाव, और हमारा उत्तरदायित्व, स्वच्छता के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, इसे 3 संकेत बिंदु में स्पष्ट करेंगे। तो मिडिल टॉप हेडिंग हम दे देंगे, जो भी हमने ऑप्ट किया, जैसे हमारा इस समय टॉपिक है स्वच्छता आंदोलन, हमने उसको दे दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वच्छता सिर्फ सौंदर्य या सुरुचि का विषय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन मरण की गहराइयों से जुड़ा है। जाहिर सी बात है कि हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हम बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो जीवन तक पर कष्ट आ सकता है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान वस्तुतः संक्रामक महामारियों के नियंत्रण, पेयजल सुरक्षा, शहरी आबादी एवं उद्योगों के कामकाज से उत्पन्न कचरे के निपटान जैसी विकट चुनौतियों का सामना करने का आह्वान था। मतलब जो ये 2014 में हमारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं था कि हमें अपने घरों की सफाई करनी है, मतलब जो आप शहरीकरण के तहत जो बड़ी बड़ी स्वच्छता की विकट समस्याएं खड़ी होती हैं, उनका निवारण करना था। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वच्छता आंदोलन आवश्यक है, क्योंकि एक अस्वस्थ व्यक्ति क्षमता रहने के बावजूद चाहकर भी ना तो स्वयं और ना ही समाज के विकास में उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। यानी कि अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम समाज के योगदान में को नहीं दे सकते, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, उसका विकास ही नहीं कर पाएंगे। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो हमारा फिर हम समाज के लिए क्या कर पाएंगे। लोगों को इस अभियान में शामिल होने का आह्वान करके स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है। स्वच्छता आंदोलन से देश की सोच तथा व्यवहार बदला है। अब इस आंदोलन के कारण काफी ऐसे लोग हैं जो स्वच्छता को लेकर जागरूक हो चुके हैं कि भाई नहीं, हमें स्वच्छता रखनी है, बहुत जरूरी है। यह आचरण में बदलाव का मिशन बन चुका है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों और संस्थाओं में स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी दिखाई है। लोग स्वच्छता ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और शिकायतें दर्ज कराकर भारत को स्वच्छ बनाने के मिशन में योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार इस देशव्यापी अभियान के बहाने से ही हमें अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब तक सफाई हमारी आदत का हिस्सा नहीं बन जाती तब तक गंदगी पुनः लौटती रहेगी। मतलब इसे हमें क्या लाना है, अपनी हैबिट में लेकर आना है। इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि देश को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखें, ना गंदगी फैलाएं, ना ही किसी अन्य को फैलाने दें। हमको गंदगी नहीं फैलानी, लेकिन अगर हम दूसरे को फैलाते देख रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको रोकें। अतः स्वच्छता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना अनिवार्य है, क्योंकि ये देखिए, देश के लिए, आसपास मोहल्ले या शहरों के लिए नहीं, खुद हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब तीसरा हमारे पास जो टॉपिक है अनुच्छेद का, वो है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यानी कि अगर हम मन से अपना कोई काम है हमसे नहीं हो रहा है, अगर हम मन से ही हार जाएं कि ठीक है अब हम नहीं कर पाएंगे, तब तो हम फिर बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और अगर हम मन से ठान लें कि नहीं हम करके रहेंगे, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम कर ना सके। तो मतलब क्या है, मन से हमें अपने आप को मजबूत रखना है। तो क्या है, निराशा अभिशाप है, यानी कि हमें किसी काम को लेकर जो है फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, निराश नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना है। फिर है दृष्टिकोण में परिवर्तन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में हमको चेंजेस लाने हैं। फिर है सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अरे हमसे नहीं होगा, अरे ये बहुत मुश्किल है। तो वो जो नेगेटिव चीज़ है वो हमें नहीं लानी है, हमें पॉजिटिव चीज़ रखनी। नहीं, कैसे नहीं होगा, हम कर लेंगे, ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी। अब 3 पॉइंट्स पे हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले हम मिडिल टॉप हेडिंग देने के बाद शुरू करेंगे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, सूक्ति का अभिप्राय है। तो इस तरह की अगर कोई सूक्ति दी जाएगी तो हमेशा उसका अर्थ बताना सबसे पहले जरूरी होता है।
कि जिसका मन हार जाता है वह बहुत अधिक शक्तिशाली होने पर भी पराजित हो जाता है, तथा जिसका मन जीत जाता है वह शक्ति ना होते हुए भी जीत जाता है। व्यक्ति के जीवन में निराशा अभिशाप के समान है। असफलताएं जीवन प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग होती हैं। यदि व्यक्ति असफलताओं से निराश होकर प्रयत्न करना छोड़ दे तो उसे असफलता ही मिलती है। इसीलिए व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। मन अंतः शक्ति का स्रोत है, अनंत शक्ति का स्रोत है। यानी कि अगर हम मन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उसको क्या बोला गया? अनंत शक्ति। इसे हीन भावना से बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मन की अपरिमित शक्ति को भूले बिना अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना ही सफलता की मूल कुंजी है। मतलब हमें हारना नहीं, मन से बिल्कुल भी अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है। ऐसा करने से हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है तो मनुष्य कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशा निराशा उतार चढ़ाव व सुख दुख चक्र की भांति ऊपर नीचे होते रहते हैं। व्यक्ति की हार जीत उसकी मानसिक शक्ति पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति परिस्थिति का सामना हंसी खुशी करता है वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। इसमें सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और वह दोगुने उत्साह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जिस कार्य को पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करो वह कार्य जरूर पूरा होता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को सुदृढ़ बनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि हमें अपने आप को अंदर से जो है मजबूत करना है। हम चाहे वे जितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं हम उनका सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद लेखन खत्म हुआ। अब प्रश्न संख्या 15 पे हमारे पास 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से एक पत्र करना है और ये होगा हमारा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या गंभीर होने की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एक पत्र मतलब एक समाचार पत्र को पत्र लिखना है, यानी कि एक तरीके से हमारा संपादकीय पत्र है। वहां में बताना है कि खाद्य सामग्री में कितनी बुरी तरीके से जो है मिलावट हो रही है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये संपादक किसी आप समाचार पत्र को लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है संपादक महोदय से शुरू करेंगे। तो क्या होगा? श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। फिर दिनांक दे देंगे, तो दिनांक वही रहेगी जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं विषय, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये हेतु। यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग है जिनको ये सारी चीजें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उनका लापरवाह रवैया है। महोदय, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह रवैये की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, अर्थात वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहे हैं। वे कई कई दिन तक इधर नहीं आते। यदि थोड़ी देर के लिए भी आ जाते हैं तो अपना कार्य नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर किसी हलवाई या चाट पकौड़ी वाले की दुकान पर बैठकर नाश्ता आदि करके वापस चले जाते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि दूध की डेयरी, मिष्ठान भंडारों, किराने की दुकानों आदि में दुकानदार जी भरकर मिलावटी चीजों की बिक्री कर रहे हैं। जनता की विवशता पूर्वक इन्हीं चीजों को खरीदना भी पड़ रहा है। इन मिलावटी तथा कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को खाकर सभी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि भाई मिलावटी चीज खाएंगे तो बीमार तो होंगे ही। हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया है, किंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं अपने स्तर से इस विषय की जांच कराने की कृपा करें ताकि हमारी समस्याओं का निवारण किया जा सके। तो मतलब जांच कराएं ताकि ये जो समस्या है मिलावट वाली ये हल हो सके। सिंपल, धन्यवाद, प्रार्थी। अब यहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए हम प्रार्थी बोलेंगे। और जहाँ हमने काखा गा लगा है, कभी भी काखा गा और आबासा नहीं लिखिएगा, हमेशा अपना नाम दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आपका नाम है वो आप नाम यहाँ पर लिखेंगे, और अगर प्रश्न में नाम दिया गया है तो फिर आप वो नाम लिखेंगे। ठीक है, मगर काका गा और आबासा कभी मत करिएगा। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा पत्र है। क्या है? किसी प्रकाशक से पुस्तक मंगवाने के लिए एक व्यावसायिक पत्र लिखिए। अब हमें कुछ पुस्तक की जरूरत है तो एक पब्लिकेशन हाउस को हमें पत्र लिखना है कि हमें ये पुस्तक चाहिए। तो किसी भी पब्लिकेशन हाउस का आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ दिया है प्रकाशक महोदय, अग्रदूत प्रकाशन हाउस, रेलवे रोड, नई दिल्ली।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया, क्योंकि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उनका हमने एड्रेस दे दिया, क्योंकि एक औपचारिक पत्र है। फिर आते हैं, दिनांक दे दिया, विषय देंगे पुस्तक मंगवाने हैं तो। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे, महोदय मैं सर्वोदय विद्यालय दिल्ली कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि ये पुस्तकें शीघ्र ही वीपीपी द्वारा भेजने का कष्ट करें, कृपया पुस्तकों का उचित शुल्क लगाकर ही बिल संलग्न करें, यानी कि सही मूल्य लगाएं और साथ में हमें बिल भी भेज दें। पुस्तकों की सूची इस प्रकार है। अब पुस्तकें क्या हैं, अब देखिए क्या है, क्योंकि जब हम पुस्तक मंगवा रहे हैं तो हमें सूची भी तो भेजनी पड़ेगी कि हमें कौन कौन सी पुस्तक चाहिए। तो नंबर 1 है गोदान। गोदान की हमें कितनी कॉपीज चाहिए, 2 कॉपी चाहिए। फिर है पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 चाहिए 2, कितनी चाहिए 2। फिर है पूरक पुस्तिका संचयन भाग 1 हमें चाहिए 3 प्रतियां चाहिए। तो हमें ये 3 पुस्तकें चाहिए थी और ये हमारी टोटल कितनी हो गई, ये 3 तो 5 तो 7 पुस्तकें हमने मंगाई हैं। अब ध्यान रहे कि कोई भी पुस्तक कटी फटी ना हो और जिल्द अच्छे से चढ़ी हो। मैं आश्वासन देता हूँ बीपीपी प्राप्त होते ही तुरंत उचित भुगतान कर दिया जाएगा। मतलब जैसे ही मुझे बीपीपी प्राप्त होगा यानी पुस्तकें मिलेंगी, मैं तुरंत इनका भुगतान कर दूंगा। धन्यवाद भवदीय। अब यहाँ पर हम चूंकि पुस्तक मंगवा रहे हैं, हमें अपने एड्रेस पे चाहिए तो हमें अपना एड्रेस देना पड़ेगा। उस कंडीशन में हमें अपना पूरा पोस्टल एड्रेस देना है, जिस पते पे भी आपकी डाक आती है। तो यहाँ पर हमने दे दिया उदय सिंह बी 412 विजयनगर भोपाल 46 और जो भी उसका पिन नंबर हो। इस तरीके से हमने पूरा एड्रेस दिया, क्योंकि पोस्टल एड्रेस हमें देना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा हमारे एड्रेस तक आएगा। नहीं तो आप अपने स्कूल का एड्रेस दे सकते हैं, जो कोई भी आप जहाँ पे भी आप मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोनों पत्र। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की सचिव लतिका की ओर से स्वपरीक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को यथा समय उपस्थित रहने की सूचना लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए, समय और स्थान भी उल्लेख भी कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें एक सूचना तैयार करनी है 25 से 30 शब्दों में। ये हमारे पास है 5 नंबर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जब सूचना हमें तैयार करनी है तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए, विज्ञापन और सूचनाओं में हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे आप। हाँ, अब सबसे पहले किसकी तरफ से इशू हो रही है ये सूचना, एक संस्था यानी कि विद्यालय की तरफ। तो उसका नाम हमने दे दिया सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली। अब चूंकि ये एक नोटिस है तो यहाँ पर हमने दे दिया सूचना। अब जिस डेट को इशू हो रही है, डेट दिया दिनांक 16 मार्च 2000। तो यहाँ पर डेट भी आप वही डालेंगे जो आपको, जिस भी डेट को आप अपना पेपर दे रहे हैं। ठीक है, जब भी आप ये लिखेंगे एग्जाम पेपर में, डेट वही पढ़नी है। अब इसमें विषय इस तरीके से देते हैं, रंगमंच हेतु स्वर परीक्षा। ये हमारा छोटा सा विषय रहता है, किस विषय पे ये सूचना दी जा रही है, क्या है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की ओर से नाटक का आयोजन होना है, जिसके लिए विद्यार्थियों की स्वर परीक्षा ली जाएगी। अतः इच्छुक विद्यार्थी 28 मार्च 2000 को प्रातः 10 बजे विद्यालय के नाट्यशाला में उपस्थित रहें। लतिका सचिव रंगमंच। तो इस तरीके से हमने ये एक सूचना तैयार कर ली। अब अथवा करके हमारे पास में फिर से एक सूचना है, यानी कि दोनों में से एक सूचना तैयार करनी। अब ये क्या है, आप हिंदी छात्र परिषद के सचिव क्या है, प्रगण्य है। आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में अनुभागीय दीवार पट्टिका के लिए 25 से 30 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। अनुभागीय दीवार पट्टिका यानी कि नोटिस बोर्ड के लिए। अब क्या सूचना है, देखिए यहाँ पर प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली। तो जिस भी संस्था की सूचना आ रही है, जिस भी संस्था से आ रही है, संस्था सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, फिर नोटिस, फिर डेट रहेगी आपकी, फिर जो भी आपका विषय है, जिस भी विषय पे आप नोटिस दे रहे हो वो कम शब्दों में यहाँ पे रहेगा, आगामी सांस्कृतिक संध्या पर। अब क्या है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 25 मार्च 2000 को हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक गीत संगीत तथा नृत्य आदि कार्यक्रम होंगे। अतः इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थी 18 मार्च 2000 तक संगीत शिक्षिका श्रीमती मंजू शर्मा को संपर्क कर सकते हैं। अब आपका नाम जो है वहां पे स्टिक कर दिया गया कि आपका नाम प्रगण्य है, तो आपने यहाँ पर प्रगण्य लिख दिया। सचिव हिंदी छात्र परिषद, ये भी बताया था कि आप हिंदी परिषद के सचिव हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया। तो बस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि आपका नाम और पद अगर दिया गया है तो वही आप यहाँ पर डालेंगे।
अब आ गए हम प्रश्न संख्या 17 पे। यहाँ पर हमारे पास 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से एक विज्ञापन हमको करना है। पहला विज्ञापन है, ये हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। तो जो जल का दुरुपयोग हो रहा है उसे रोकने का आग्रह करते हुए हमें विज्ञापन लिखना है। तो जल्दी देखिए यहाँ पर क्या है, हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। हमेशा बताएं, सूचना और विज्ञापन के लिए रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही करते हैं। केंद्रीय विद्यालय की संस्था पहरेदार, तो ये बताया था कि आपके विद्यालय की एक संस्था है पहरेदार, उसकी तरफ से जल दुरुपयोग ना होने दें क्योंकि जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। अब इसमें अगर आपको कोई कैप्शन देना है, या जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट में कोई टैग लाइन होती है वो चीज़, तो टैग लाइन हमने देखी किस तरीके से आकर्षक में कर दी। जल है जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का तुम करो जतन, तो ये एक टैग लाइन दे दी। पिक्चर आप बना सकते हैं, जल से रिलेटेड कोई बहुत सारी पिक्चर्स हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब क्या, जल का दुरुपयोग रोकने के उपाय क्या हैं? ब्रश करते समय जल बंद करें। बहुत सारे लोग जब टूथब्रश कर रहे होते हैं तो वॉश बेसिन का नल ओपन, टैप ओपन करके रखते हैं, तो वो नहीं करना है। गाड़ी धोते समय बाल्टी का प्रयोग करें, मतलब पाइप से नहीं धोएं। जहां नल लीक हो उसे तुरंत ठीक कराएं। जहां टैप्स खराब हो उन्हें तुरंत ही प्लम्बर से हमें सही कराना चाहिए। घर में पानी का मीटर लगवाएं, तो पानी जो आता है उसका मीटर लगवाइए ताकि पता रहे कि किसके यहाँ कितना पानी हो रहा है। तो अब संपर्क करें फ़ोन नंबर। अब जहाँ पे भी आप ये भाई इस तरीके का स्कूल की तरफ से हुआ है, ये इशू हुआ है, तो अभी जिसने भी एडवर्टाइजमेंट बनाया है स्कूल की तरफ से, उनका हम फ़ोन नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। अब दूसरा विज्ञापन देखिए हमारे पास में क्या है, विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र यानी पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अब विज्ञापन हमें देना है कि कुछ पेंटिंग्स को सेल आउट करना है। अब देखिए क्या है, बिक्री हेतु चित्र। जैन भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली की ओर से विद्यालय के कला विधि के कुछ चित्र बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर जो उनका आर्ट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कुछ जो है वो पिक्चर्स जो है वो सेल आउट करी जा रही हैं। अब यहाँ पर जो आकर्षण था, अब जहाँ पे हम बेच रहे हैं वहाँ पे हमें कुछ ऑफर्स देने पड़ते हैं। तो यहाँ हमने ऑफर दे दिया 5% की छूट है। फिर क्या, मुख्य आकर्षण क्या है, वो चित्र में आकर्षण क्या है? सुंदर और आकर्षक चित्र हैं, शिक्षाप्रद विषयों पर आधारित है। अब ये कब मिल रहे हैं? दिनांक 15 मार्च को मिल रहे हैं। स्थान है विद्यालय का चित्रकला कक्ष। समय है प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक। संपर्क करना चाहें तो आप एक जो है नीचे फोन नंबर भी दे सकते हैं। तो अब आ गए हम अपने आखिरी प्रश्न में, यानी कि प्रश्न संख्या 18 में, जहां पर हमारे सामने एक लघु कथा दी गई है और ऑप्शन में हमारे पास एक ईमेल रखा गया है। तो दोनों में से हमें कोई एक चीज करनी है और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले हमारे पास एक लघु कथा आ रही है। एक मौलिक कथा लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति हो। आगे कुआं पीछे खाई। तो उक्ति क्या है? आगे कुआं पीछे खाई। अब सबसे पहले इस उक्ति का अर्थ समझाएंगे, फिर कथा लिखेंगे, फिर हम सीख देंगे। तो सबसे पहले सूक्ति का अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात दोनों ओर विपत्ति का होना। अब हम किधर जाएं? आगे कुआं है, पीछे खाई, ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, यानी कि दोनों ही तरफ विपत्ति है। उपरोक्त उक्ति को बेहतर समझने के लिए एक कथा प्रस्तुत है। क्या है भाई कथा? देखते हैं। मेरे गांव का एक निवासी गगनदीप किसी कार्यवश रेलगाड़ी द्वारा भोपाल जा रहा था। वह अत्यंत बहादुर था और अनेक बार अपनी वीरता के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर चुका था, यानी कि उसे अपनी बहादुरी के लिए बहुत बार जो है वो सर्टिफिकेट्स मिले थे। उनकी गाड़ी दिल्ली से रवाना हुई। रात में लगभग 10 बजे जब गाड़ी चंबल के भयावह क्षेत्र से गुजर रही थी, अचानक विशाल नदी के ऊपर जाकर रुक गई। यात्री इस सुनसान माहौल में थोड़ा भयभीत थे। अचानक ही 4-5 डाकुओं ने हमला कर दिया और लूटपाट करने लगे। गगन द्वारा विरोध करने पर डाकुओं ने उसे बंदूक से घायल कर दिया। तब भी गगन ने हौसला दिखाते हुए जान बचाने के उद्देश्य से अपने साथ एक यात्री को चुपचाप गाड़ी से नीचे उतार लिया। वे दोनों गाड़ी के नीचे पटरी पर थे, परंतु परेशानी यही थी कि दोनों तैरना नहीं जानते थे। तब दोनों ने पटरी निकलने की योजना बनाई कि मतलब रेलगाड़ी की पटरी निकल लेंगे। सहसा ही रेलगाड़ी धीमी गति से चल पड़ी और एकदम से क्या हुआ? गाड़ी चल पड़ी। नीचे क्या था? नीचे नदी थी और पीछे से गाड़ी आ रही थी और नदी में कूद नहीं सकते थे, गाड़ी से जा नहीं सकते थे। अब
तब उन दोनों को साक्षात मृत्यु का आभास होने लगा। दोनों पटरी से लटक गए। अब वे ना तो नदी में कूद सकते थे और ना ही गाड़ी में चढ़ सकते थे। उनकी अवस्था देखकर यह कहावत साक्षात प्रतीत हो रही थी कि आगे कुआं और पीछे खाई है। तभी ये शायद किसी ने सूचना देने पर क्षेत्रीय पुलिस ने आकर डाकुओं को मार भगाया और उन दोनों को भी सकुशल बचा लिया। तत्पश्चात सभी यात्री गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो गए। तो इस तरीके से क्या था, रेल के रूप में जो है वो पीछे हमारे खाई थी और नदी के रूप में आगे एक कुआं था। तो ये हमारी पूरी लघु कथा हो गई। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में है हमारे पास एक ईमेल। क्या है, व्यापारिक संस्थान से पुस्तक मंगवाने के लिए एक ईमेल हिंदी में लिखना है। अब हमें क्या करना है, एक ईमेल लिखना है। तो ध्यान से देखिए कैसे है। सबसे पहले प्रेषक यानी कि हम, फ्रॉम, अब आपका जो भी नाम होगा उससे आप ईमेल एड्रेस बना लेंगे। प्रेषिती यानी कि टू, यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं। तो यहाँ पर कलर पब्लिकेशन के लिए हमने लिखा है पुस्तक मंगवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कलर पब्लिकेशन @gmail.com कर दिया हमने। अब यहाँ से सबसे पहले हम विषय देंगे पुस्तक मंगवाने हेतु। तो यहाँ विषय से हमारे पास में पूरा हमारा औपचारिक पत्र का फॉर्मेट चलता है। प्रकाशक महोदय, निवेदन है कि हिंदी भाषा तरंग कक्षा 6 व 8 की पुस्तक की 700 प्रतियों की और आवश्यकता है, अतः हमारे संस्थान में पुस्तकों को भेजने की कृपा करें। पुस्तकों के पूरे मूल्य की कीमत गूगल पे के माध्यम से अदा कर दी गई है, जिसकी संलग्न रसीद इस मेल के साथ है। यानी कि हमने पेमेंट कर दिया है, आप भेज दीजिए और हमने इसके साथ जो रसीद है उसकी कॉपी लगा दी है। नीचे भवदी काखागा, अब काखागा की जगह आपको अपना नाम देना है, ठीक है। और इस ईमेल के साथ ही हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र भी समाप्त हुआ। हमने फटाफट पूरा प्रश्न पत्र किया। तो कोशिश यही करनी है, सही आंसर्स देने हैं, स्पीड में करना है, ताकि एग्जाम्स के टाइम हम बहुत आसानी से काम कर सकें। मैग्नेट बेंस अब आपके लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए, और वो भी सभी सब्जेक्ट्स। अब सारे सब्जेक्ट तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने एक चीज़ और करी है कि इन बुक्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में दिया है, वो भी आपकी सुविधा के लिए कि आप आसानी से पढ़ सकें। तो जैसे कि हमने अभी एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया, तो इसी तरह एक आपके पास बुक रहेगी सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं, तो एक बुक हमारे पास एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक है। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की सभी बुक्स रेडी हैं, बस इनको आपको प्राप्त करना है। अब आती है कि हम प्राप्त कैसे करें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करिए, फिल करके सबमिट करिए और हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। बस बुक भी प्राप्त करिए और अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।